Hello everyone, welcome back to the learning of 11 business studies. So for today's tutorial, I will be explaining and dealing with joint stock company as the form of business organization, which is part of your chapter number 2, that is forms of business organization. So let us quickly recapitulate what I had covered in my previous tutorial till date. If I talk about your chapter number 2, so I had newly covered all of the forms, other forms, that is I'm talking about sole proprietorship, partnership, joint into family business and cooperative society. So आज के ट्यूटोरियल के लिए आई एम गोइंग टू कवर जॉइंट स्टॉक कंपनी एज द लास्ट फॉर्म ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So let's get started now. So limited resources, unlimited liability and absence of continuity factor definitely make sole tradership or the proprietorship form of business followed by partnership and cooperative societies unsuitable for large scale business. To overcome these problems, the joint stock companies came into existence. So do remember over here that कि जो joint stock company है वो establish होती है as per the norm of the Companies Act 2013. पहले जो सबसे पहले जो Companies Act frame हुआ था, it was initiated or framed in the year 1956 and further it was amended in the year 2013, which means if I talk about your joint stock company, तो joint stock company को जो regulate करता है, जो provisions या law उसके ऊपर enforce किया गया है, that is all about Companies Act. So let us understand this. So herein I've mentioned a company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members, which means that एक company एक ऐसा form of business है जहाँ पे बहुत सारे लोग initiate करते हैं एक business को, and that too जो भी यहाँ पे person या members participate करते हैं company form of business में, वो voluntary association होता है, which means that एक पर्सन के डिस्क्रिशन के ऊपर या उसके चॉइस पे डिपेंड करता है दैट वो फ्रीली एंटर करना चाहता है किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो वो एंटर कर सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डिस्क्रिशन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन. एंड वो क्यों एंटर करता है किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, बिकॉज डेफिनेटली वो कैरी आउट करना चाहता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को. सो एज यू नो कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं इट इंडल्ज इनटू एक्सचेंज ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑफ कोर्स जो इनका मेन या लीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट. एंड यहाँ पे गिवन है दैट इट हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. सो इफ़ आई टॉक अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी और एनी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है उसका जो एक्सेप्टेंस होता है या जो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सिव होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी फॉर्म ऑफ कंपनी. और जिस भी कंपनी को रेगुलेट करना होता है या स्टार्टअप करना होता है अपना वेंचर, तो डेफिनेटली एज पर द नॉर्म स्टेटेड इन योर कंपनीज एक्ट 1956 एंड फर्दर अमेंडेड इन द ईयर 2013 कंपल्सिव कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन को करवाना. सो जो भी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करना चाहती हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एंड उनको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एंड आफ्टर दैट ओनली दे कैन स्टार्टअप देयर वेंचर, और उसके बाद ही वो अपना बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं. सो बाय मीन ऑफ दिस एक कंपनी के पास एक लीगल स्टेटस आ जाता है जो कि उसके मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन से डिफरेंट होता है, विच मीन्स कंपनी का खुद का नाम होता है, खुद की पहचान होती है, खुद की आइडेंटिफिकेशन होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसके फीचर्स क्या होते हैं या कंपनी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है बाय मीन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड फर्दर अमेंडेड इन द ईयर 2013. सो कंपनीज एक्ट ने क्लियरली डिफाइन किया है कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा होगा. सो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक कंपनी को डिस्क्राइब किया जा सकता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. सो ये जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं लाइक योर आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ये कोई भी कंपनी का एसेंशियल फीचर होता है. एंड इसी चीज़ को हम लोग फीचर्स में डेफिनेटली अभी कवर करेंगे तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस टर्म्स के साथ. सो उसके बाद हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो एक कंपनी है उसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर पोजेस करती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, एक लिविंग पर्सन के अंदर होता है, बट वो कंप्लीट फीचर्स को होल्ड नहीं करती है. दैट इज़ द रीज़न इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं.
इट इज़ कॉल्ड एज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और एंटिटी उसके पास होती है. द रीज़न इज़ कि एज पर द नॉर्म स्टेटेड बाय कंपनीज एक्ट 1956 ये क्लियर कर दिया गया था दैट रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सिव इन नेचर. सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज़ डन, तो उसके बाद से वो जो कंपनी है वो अपने खुद के नाम से पहचानी जाती है और आइडेंटिफिकेशन उसके खुद के नेम के साथ होता है. सो डेफिनेटली इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो परपेचुअल सक्सेशन इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे किसी के आने से या किसी के जाने से, विच मीन्स किसी के मेंबर के आने से या किसी के मेंबर के चले जाने से जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है, वो अफेक्टेड एज सच नहीं होता है. सो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि कंपनी होल्ड करती हैं. दिस इज़ अगेन वो फीचर्स हैं जो कि आगे जाके ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे. सो एज एनी अदर फॉर्म ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो भी कैपिटल के ऊपर हेविली डिपेंडेंट होता है, विच मीन्स जो कैपिटल या फंडिंग जो होती है वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फंड्स फैक्टर, सो डेफिनेटली जो कंपनी है इट रिसीव्स फंड्स ईदर फ्रॉम इट्स ओनर और इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइडर्स, विच मीन्स यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं जो बिज़नेस को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं, वो अपनी फंडिंग तो लगाते हैं, बट जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा वो डेफिनेटली एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकता है. वो पब्लिक से पैसा अरेंज कर सकता है या बोरो कर सकता है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, सो दैट वो अपनी फंडिंग को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकें. एट द सेम टाइम अगर कंपनी को यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या इफ दे रियली वांट टू एक्यूमुलेट फंड्स, व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन डिवाइड द टोटल अमाउंट, जो भी उनको कैपिटल को एक्यूमुलेट करना होता है उसके स्मॉल डिनोमिनेशंस को वो डिवाइड कर सकते हैं एंड जनरल पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. एंड जितने नंबर ऑफ शेयर्स को एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेगा या बेसिकली ख़रीदना चाहेगा, वो उतना ही उसको पैसा ऑफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी फैक्टर एक कंपनी को. और जो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होते हैं वो कैसे पता चलते हैं या किस तरीके से किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रेगुलेट करते हैं, वो भी एसेंशियल पार्ट है आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ने का. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द कंट्रोल फैक्टर कि डिसीजन मेकिंग कैसी होती है यहाँ पे, सो कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग होती है इट इज़ इन द हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये मैनेजिंग बॉडी है जो कि इलेक्ट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. सो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो बाय मीन ऑफ योर वोटिंग राइट्स किस एक मैनेजिंग कमेटी को बनाते हैं, मैनेजिंग बॉडी को इलेक्ट करते हैं एंड उन्हीं को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे बेसिकली हैव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड वो कंपनी के अफेयर्स को टैकल करते हैं और मैनेज करते हैं. नाउ लेट्स कवर फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी वन आफ्टर वन. तो सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. सो हियर आई मेंशन अ कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. सो विच मीन्स एक कंपनी की बात करें तो कंपनी किस तरीके से स्टैब्लिश होती है. बेसिकली कंपनी तब स्टैब्लिश होती है जब उसको एक्सेप्टेंस मिलती है बाय मीन ऑफ द लॉ, विच मीन्स जो कंपनीज एक्ट 1956 है एंड जिसको फर्दर अमेंड किया था, मॉडिफाई किया गया था इन द ईयर 2013. एज पर दैट एक्ट स्ट्रेट अवे क्लियर कर दिया गया था दैट की जो कंपनी है उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डेफिनेटली रजिस्टर करवाना होगा और गो थ्रू करने होंगे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर को. एंड अगर वो सब चीज़ें क्लियर करते हैं सो डेफिनेटली उसके बाद ही जो रजिस्ट्रार होगा वो यहाँ पे परमिट करता है बाय लिस्टिंग डाउन द नेम ऑफ द कंपनी कि उसको एक लीगल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है. सो आफ्टर दैट ओनली एक जो कंपनी है वो ऑपरेट करना इनिशिएट करेगी. विच स्ट्रेट अवे मीन्स कि एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होती है आउट ऑफ द लॉ एंड एग्जिस्ट करती है अपने खुद की आइडेंटिफिकेशन से. एज आई टोल्ड यू दैट की जो कंपनी का नाम है उसी नाम से कंपनी पॉपुलर होती है, नेम फेम एंजॉय करती है लाइक एनी ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे कि हम सबके नाम होते हैं इस तरीके से हर एक कंपनी का अपना अपना नाम होता है. सो उसी नाम से वो कंपनी नोन होती है एंड उनके जो मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है. इट एन्जॉयज़ इट्स ओन आइडेंटिफिकेशन. सो लाइक नेचुरल पर्सन्स अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी. लाइक अगर हम अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द कंपनी ऑल्सो, एज कंपनी इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड और विच कैन बी ऑपरेटेड एज पर द ग्रांट ऑफ द लॉ. सो डेफिनेटली ये जो कंपनी होगी वो किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह, कॉमन मैन की तरह कोई भी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकती है. इस कंपनी के नाम पे डेप्ट हो सकता है, ये अपने नाम पे पैसा बोरो कर सकती है, अपने नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है
एट द सेम टाइम अगर ये कंपनी डिससेटिस्फाइड होती है किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी भी इंसान से, किसी भी कंपनी से, सो फर्दर वो उस कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट फाइल केस फाइल कर सकती है कोर्ट में, एंड वो अपने नाम से उस कंपनी के नाम को कंप्लेंट फाइल करवा सकती है। सेम वे में जो दूसरी कंपनीज होंगी वो भी हमारे नाम पे, हमारी कंपनी के नाम पे केस को रजिस्टर कर सकती हैं। बट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि वाई इट इज़ रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल पर्सन, सो आर्टिफिशियल पर्सन वो इसीलिए बिकॉज लाइक अस, लाइक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस के फॉर्म पे वो ब्रीद नहीं करती, वो सांस नहीं लेती, वो खाती नहीं है, नीदर इट कैन रन और टॉक। सो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंटेड होते हैं। सो एज ये सारे फीचर्स प्रेजेंटेड नहीं है फॉर्म ऑफ कंपनी में, सो डेफिनेटली इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सो आई टोल्ड यू दैट कि जैसे ही आप यहाँ पे अपने कंपनी को रजिस्टर करवाते हो या वो सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर को गो थ्रू करते हो जो कि आपकी कंपनी को गो थ्रू करना ज़रूरी होता है, सो एज टू गेट इट्स क्रिएशन, सो एज टू गेट द एस्टैब्लिशमेंट एज स्टेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ही आपको वो सारे लेवल्स आप क्रॉस कर लेते हो, प्रोसीजर को क्रॉस कर लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से वंस आपका नाम एक बार रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद से जो आपकी फर्म है, आपकी जो कंपनी है, डेफिनेटली वो एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होल्ड करती है, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन इज डिस्टिंक्टिव इन नेचर फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो जो कंपनी है वो अपने ही नाम पे अपने असेट्स को खरीद सकती है या लाइबिलिटी को होल्ड कर सकती है, एंड as identification of the owners and of the company is definitely different and distinctive in nature। तो कंपनी की खुद की नेम फेम होती है जो कि वो अपने लेवल पे इंजॉय करती है। सो जो नेक्स्ट फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, दैट इज़ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है किस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया जाता है। सो डू रिमेंबर कि जैसे हमने पहले सोल ट्रेडरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को स्टैब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग जॉब माना जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, सो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड, एट द सेम टाइम इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव इन नेचर। यू हैव यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर सो एज टू गेट योर फर्म और योर कंपनी रजिस्टर्ड, और उसकी लीगल एग्जिस्टेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ता है। So you can see that herein I've mentioned that it involves the preparation of several documents in compliance with several legal requirements before it can start functioning. So it is not your own call. जैसे कि हमने सोल ट्रेडरशिप में देखा था कि if I really want to operate as a sole trader, so definitely it is going to be my call कि मैं कब अपना बिजनेस को स्टार्टअप करूँगी, कब वाइंड अप करूँगी। बट ये चीज़ क्यों पॉसिबल थी सोल ट्रेडरशिप में, बिकॉज हमने यहाँ पे ये रिलेट किया था, ये समझा था दैट सोल ट्रेडरशिप के ऊपर ऐसा कोई लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं है जो उसकी फॉर्मेशन या क्लोजर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस को होल्ड करता हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, डू रिमेंबर कि एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जो रजिस्ट्रेशन है या जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, इट हैज़ टू बी बाय द मीन ऑफ सेवरल स्टेप्स टू बी फॉलोड। अगर आप सेवरल स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। सो इट इज समथिंग कंपल्सिव इन नेचर जो कि आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एज अ स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विच इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सो जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज कंट्रोल। सो द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंट the top management officials for running the business. So as I told you people earlier also कि जो management है या जो control या decision making है किसी भी company form of business में, that is undertaken by the board of directors. So board of directors कौन होते हैं? वो panel of people होते हैं जिसको elect किया जाता है by the shareholders, एंड ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं फर्दर अपॉइंट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल को या ऑफिसर्स को या मेंबर्स को, सो एज टू रन द बिजनेस। सो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं and they are directly accountable and answerable to the shareholders for the working of the company, which means that shareholders वो इंसान हैं जो कि हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं या ओनरशिप को सस्टेन करते हैं। सो जो ओनर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, डेफिनेटली दे रियली वांट टू नो एवरी टाइम कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। सो डायरेक्टर्स जिसको अपॉइंट किया जाता है वो यहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी ऑल्सो। जो शेयर होल्डर्स हैं दे हाउएवर डो नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, विच मीन्स दैट जो शेयर होल्डर्स हैं वो डेली या एक्टिव पार्टिसिपेशन होल्ड नहीं करते हैं सो एज टू अंडरटेक द एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। बट डेफिनेटली वो यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं या क्वेश्चन
पूछ सकते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, बिकॉज एज दे हैज़ इन्वेस्टेड इन द मनी, एज दे कुड बी रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी, देन डेफिनेटली डायरेक्टर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे सो टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ लाइबिलिटी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट लाइबिलिटी, इस चीज़ के बारे में हमने बहुत बार पहले भी बात करी. लाइबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू पे. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, वन इज़ लिमिटेड एंड अदर वन इज़ अनलिमिटेड. व्हेन आई टॉक अबाउट लाइबिलिटी विच इज़ लिमिटेड इन नेचर, इट मीन्स दैट जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स टू द डेप टू बी पेड आपको पहले से सर्टेन होता है, नोन होता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट हैज़ नो सच एक्सटेंट. डेफिनेटली टू एनी ऑफ द अमाउंट आपसे लाइबिलिटी को डिमांड किया जा सकता है या पैसे को डिमांड किया जा सकता है सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट फैक्टर ऑफ द फर्म और द कंपनी. सो अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है ऑफ द मेंबर्स, सो इट इज़ डेफिनेटली लिमिटेड इन नेचर, विच मीन्स दैट जिस एक्सटेंट तक आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा एक कंपनी में, उसी एक्सटेंट तक आपसे पैसे डिमांड किए जा सकते हैं सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट. The creditors can use only the asset of the company to settle their claims since it is the company and not the members that owes the debt, which means जो creditors हैं जिससे हमने पैसे लिए होंगे, जिसने हमने पैसे दिए होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे कंपनी के assets को यूज़ कर सकते हैं so as to settle down the debt factor or the amount. बट यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको पर्सनली लाइबल या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता है, बिकॉज वो जो कंपनी है वो अपने खुद के नाम से पैसा बोरो करती है, एक्यूमुलेट करती है. वो मेंबर्स नहीं होते हैं, वो अपने नाम पे पैसे एक्यूमुलेट या बोरो नहीं करते हैं. सो डेफिनेटली जो कंपनी के खुद के असेट्स होंगे उसको यूज़ किया जाएगा सो एज टू टैकल द डेप्ट फैक्टर एसोसिएटेड विद द फर्म और द कंपनी. इसके साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा कैपिटल, तो उनसे हम लोग जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर होता है हम वही डिमांड कर सकते हैं. लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन दैट कि मैंने किसी कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, वेर इन आई हैव पेड 6,000 रुपीज़ ऑल टुगेदर. अभी तक हम 6,000 रुपये मैं दे चुकी हूँ. सो अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, कोई डेप्ट होता है जो कि उनको पे ऑफ करना होता है, सो एज 4,000 रुपीज़ ड्यू है जो मैंने अभी तक पे नहीं किया है, सो डेफिनेटली दे कैन डिमांड फ्रॉम मी 4,000 अमाउंट जो कि अनपेड अमाउंट है, जो कि मेरे शेयर पे मैं होल्ड करती हूँ और मैंने उनको पे आउट नहीं किया है. सो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो कि मुझसे मांगा जा सकता है सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट फैक्टर. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ओवर हियर इज़ कॉमन सील. सो कॉमन सील का मतलब क्या है यहाँ पे कि एज कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है एंड उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं. सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बहुत सारे अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, कीपिंग इन माइंड की कंपनी की खुद की आइडेंटिफिकेशन है. सो डेफिनेटली हर एक कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है जो कि हर एक पेपर पे ऑफिशियल सिग्नेचर के फॉर्म पे प्रूव होता है जो कि ये कंपनी ने एक प्रोजेक्ट को या एक ऑफिशियल वे में किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया है. सो कॉमन सील हर एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर होल्ड होता है या कैरी आउट होता है सो दैट जो अग्रीमेंट है जो कंपनी ने एंटर किया है वो लीगली बाइंड हो सके. एंड आफ्टर हैविंग द कॉमन सील ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट नो कंपनी कैन डिनाई दिस बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन कॉमन सील जो कि वो लीगल फॉर्म पे यूज़ करते हैं सो एज टू हैव इट ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. So next feature is risk bearing. So the risk of losses in a company is borne by all the shareholders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership where one or few persons respectively bear the losses. So अगर हम risk factor की बात करें, उसके distribution की बात करें या losses के distribution की बात करें, in a company form of business that is definitely held by or that is bear by all the shareholders. So जिस तरीके से हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, दैट कि कुछ लोग ही, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक इंसान था सो डेफिनेटली वही बेयर करता था ऑल ऑफ द लॉसेस. एंड हमने जब पार्टनरशिप के बारे में बात करी तो कुछ लोग थे जो कि पार्टिसिपेट करते हैं द पार्टनरशिप बिजनेस एज कम्पेयर टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ कोर्स. तो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर भी वो जो रिस्क फैक्टर था वो शेयर किया जाता था सो एज टू बेयर द लॉसेस. So in the face of financial difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debt to the extent of their shares in the company's capital. The risk of loss thus gets spread over a large number of shareholders, which means कि अगर कोई financial difficulties है तो उस point of time पे जो company के shareholders हैं उनको contribute करना होगा so as to pay off the debt to the extent of their shares in the company's capital. मतलब कि अगर उन्हें 10,000 रुपये, so
10,000 रुपये अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो कि उनसे डिमांड किया जा सकता है सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट, सो दैट जो रिस्क ऑफ लॉस है दैट गेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट फैक्टर. नाउ लेट्स कवर मेरिट्स फैक्टर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं अबाउट द कंपनी फॉर्म. सबसे पहला लिमिटेड लाइबिलिटी, इसको अभी हमने फीचर में कवर किया था वेयर आई टोल्ड यू पीपल की जो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है दैट इज एक्सटेंड टू द अमाउंट जो कि आपने शेयर्स को ख़रीदने के लिए लगाई है एंड दैट टू जो कि आपने पे अमाउंट कर दिया है उसके बाद जो आपका अनपेड अमाउंट बचता है. जैसे कि आई टॉक अबाउट दस कि 10,000 रुपये के शेयर्स मैंने खरीदे हैं किसी कंपनी के एंड आई पेड ड्यूली 6,000 रुपीज़ टू देम एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट इज ऑफ 4,000 रुपीज़ वो मैंने पे ऑफ अभी तक नहीं किया है. सो माई लाइबिलिटी इज़ ओनली कन्फाइंड टू ₹4,000 रिमेनिंग बैलेंस ओनली. मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच नहीं करी जाएंगी सो एज टू मीट एनी ऑफ द चार्ज, जिसकी वजह से जो लाइबिलिटी कन्फाइंड है ये लिमिटेड है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा. जो नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो यहाँ पे इजीली आप किसी और को हैंड ओवर कर सकते हो विच इज़ एन एडेड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज अ शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट विच मीन्स अज्यूम करो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक कंपनी. सो एज यू नो कि कंपनी जो होती है वो दो तरीके की होती है दैट इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप. सो अगर पब्लिक कंपनी है तो डेफिनेटली अगर मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं एंड आई रियली डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द होल्डिंग ऑफ द शेयर्स, सो व्हाट कैन आई डू इज़ बाय मीन ऑफ द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज मैं इसको सेल ऑफ कर सकती हूँ बाय हैविंग द गाइडेंस ऑफ द ब्रोकर. मैं ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ और मैं उसको बोल सकती हूँ दैट कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स को फर्दर होल्ड नहीं करना है. सो आई एम एक्चुअली वेरी मच फ्री कि मैं अपने कंपनी के जो शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं मैं उसको ईजिली ट्रांजैक्ट कर सकती हूँ या बेच सकती हूँ एंड आई कैन जनरेट माई कैश आउट ऑफ इट. एंड ये एक एडेड एडवांटेज इसीलिए है बिकॉज अगर ऐसा होता कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को एक बार ख़रीद लिया, उसमें इन्वेस्ट एक बार कर दिया और मुझे कभी पैसों की रिक्वायरमेंट है या मेरा इंटरेस्ट उसके बाद नहीं बनता है उसमें और इन्वेस्ट करने का या फर्दर जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको होल्ड करने का, सो आई हैव अ फ्री ऑप्शन, फ्री चॉइस कि मैं डिसकंटिन्यू भी कर सकती हूँ. तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से ये जो बिज़नेस है, ये जो बिज़नेस का फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव के थ्रू या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग भी है. सो नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपांशन. सो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के साथ अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपेयर करते हैं सो डेफिनेटली जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है इट पोजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट टू इन लमसम अमाउंट. सो जो कैपिटल है उसकी वजह से, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से डेफिनेटली इनके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर स्कोप होता है टू एक्सपैंड द बिजनेस लेवल. एट द सेम टाइम जब भी पैसों की बात होती है तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो बाय मीन ऑफ योर पब्लिक बोरोइंग भी पैसा इकट्ठा कर सकता है, बैंक से पैसा ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनके पास एम्पल स्कोप है पैसे को एक्यूमुलेट करने का, तो उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी भी एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से ये पैसे को वो यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा हाई कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं. सो द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबल ओनरशिप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स इन अ कंपनी. सो बाय मीन ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एक इन्वेस्टर को पॉजिटिव क्या मिलता है कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. जब वो चाहे वो अपने शेयर्स को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है अगर वो होल्ड नहीं करना चाहता है. एंड अच्छे स्पैन ऑफ टाइम पे अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको बाय मीन ऑफ शेयर्स एक कंपनी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. सो ये कुछ अपीलिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बिज़नेस है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फंडिंग एक्यूमुलेट हो जाती है और जब फंडिंग एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसके बाद ये पैसे को वो यूज़ कर सकता है सो एज़ टू अवेल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड योर फिजिकल रिसोर्सेज, जिसको वो यूज़ करके क्या करेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी को जनरेट करेगा एंड अपने बिजनेस को एक्सपैंड फॉर श्योर करेगा. सो नेक्स्ट मेरिट इज़ योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट. सो एक कंपनी जो है वो डेफिनेटली अफोर्ड कर सकती है सो एज टू पे हायर सैलरीज टू द प्रोफेशनल पीपल और टू द एक्सपर्टाइज पैनल ऑफ पीपल.
जिसकी वजह से वो जो एम्प्लॉयमेंट करती है वो एक्सपर्ट पीपल का कर सकती है। बिकॉज अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं या एक्यूमुलेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी फंडिंग को अप्रोप्रिएट हमेशा रख सकते हैं। सो एज इनके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं होता है, कोई क्राइसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से ये अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्रोफेशनल्स की या स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं। एंड प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट की जो एक्सपर्टाइज एडवाइस होगी उसको वो तभी अवेल कर पाएंगे जब उनके पास उनको पे ऑफ करने के लिए अमाउंट ऑफ मनी होगा। सो डेफिनेटली जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होता है तो डेफिनेटली वो हायर कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल फॉर्म पे प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट को, एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल को। सो ये जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल हैं इनकी मदद की वजह से, इनकी एडवाइस की वजह से आपकी जो कंपनी है वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द एडिशनल बेनिफिट इफ़ आई टॉक अबाउट योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो एज एवरीथिंग हैज़ टू साइड, सो डेफिनेटली हमने इसके पॉजिटिव के साथ रिलेट कर लिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिलेट विद द नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला एक आपका है कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू पीपल और अर्लियर ऑल्सो कि जब हम लोग कंपनी को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं तो ये रैंडम एफर्ट या रैंडम कॉल नहीं होता है। डेफिनेटली यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू फुलफिलिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी कैरिड आउट as stated by the Companies Act 1956 and further amended in the year 2013, जहाँ पे registration and securing some sort of certificates so as to enhance or so as to establish your business is compulsive in nature, जो कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखा, पार्टनरशिप में नहीं देखा। सो जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी होती है वो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉम्प्लेक्स होती है एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आपको एक कंपनी फॉर्म को इस्टेब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी, विच मीन्स आपकी जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप इंटैक्ट नहीं रख सकते हो। बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट जो पब्लिक कंपनी होती है डेफिनेटली उनको टाइम आफ्टर टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस पहुंचानी होती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड एज़ ये कंपल्सिव होगा आपके लिए करना तो डेफिनेटली जनरल पब्लिक तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। एंड इफ़ यू रियली वांट टू बोरो मनी फ्रॉम द जनरल इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स को बेच के अगर आप जनरल पब्लिक के फॉर्म पे, जनरल पब्लिक से अगर आप पैसे एक्यूमुलेट करना चाहते हो या बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको अपनी कंपनी के अफेयर्स के बारे में डिटेल्ड फॉर्म पे उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। विच मीन्स आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक आउट होती है, वो शेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सीक्रेसी होती है या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर होती है। So next limitation is impersonal work environment. So if I talk about this, so definitely जो business है अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात होती है तो इट इज़ नॉट मैनेज बाय द ओनर्स। एज वो क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, पैनल ऑफ पीपल को हायर करते हैं जो कि उनके बिहाफ पे काम करते हैं। सो डेफिनेटली जो लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस होती हैं, बिजनेस होती हैं, उसमें ओनर्स का कॉन्टैक्ट होना या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना विद द मैनेजमेंट और विद द एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो डेफिनेटली जो यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट है वो काफ़ी इम्पर्सनल होता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन के कैटेगरी में फॉल करता है। सो जितनी भी लार्ज स्केल कंपनीज़ होती हैं, ये बिज़नेस हाउसेस होते हैं, वो डेफिनेटली लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म पे डायरेक्टर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर कर देते हैं एंड वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एज वो भी हायर्ड होते हैं तो वो भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से रिलेट करते हैं विद द एम्प्लॉयज़ और द शेयर होल्डर्स और द कस्टमर्स। सो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन द actual owners of the company or your employees, shareholders, bankers or your other stakeholders. So जो next limitation that is numerous regulation, as I told you people earlier also कि जो functioning of the company है या business को establish करने का जो way है of a company form of business का वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। ना सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस को स्टैब्लिश करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ द
मोर ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व एज पर कंपनीज एक्ट डेफिनेटली, बट इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है सो एज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट टू कि कैसे कैसे वो बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, उसकी ऑडिटिंग या उसको स्क्रूटनाइज कैसे किया जाएगा, कैसे उनको रिपोर्ट्स को फाइल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं, अलग अलग डिफरेंट सर्टिफिकेट्स को उनको इंश्योर करना होता है जो कि अलग अलग सर्टिफाइड एजेंसीज उनको ऑफर करती हैं सो दैट क्लियर कट यहाँ पे वो ये प्रूव कर सकते दैट दे आर वर्किंग ऑन अ फेयर नॉर्म। और अगर हम बात करें न्यूमरस रेगुलेशंस की तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होता है कंपनी का वो उतना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज एवरी टाइम देयर वुड बी समथिंग और द अदर जिसके साथ को रिलेट करना होगा। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब आपके ऊपर इम्पोज कर दिए जाएंगे तो यू वोंट बी हैविंग योर ओन कॉल और योर ओन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है रेगुलेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मनी और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है सो एज टू मीट आउट द नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो डू रिमेंबर कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो आपका सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस हो या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबसे मुश्किल है टू रेगुलेट और टू फंक्शन आउट विद कंपनी फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको पूरा करना पड़ता है, कैरी आउट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है इसके फॉर्मेशन की कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम बात करें कि अगर बाकी सारे चाहे सोल ट्रेडरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, इनको स्टार्ट करना, इनको रेगुलेट करना बहुत ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू द चैलेंजेस और द डिफ़िकल्टी लेवल जो कि आप एक्सपीरियंस करोगे व्हेन यू आर डीलिंग इनटू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वी हैव डिले इन डिसीजन मेकिंग। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें सो डेफिनेटली इसको रेगुलेट करता है या जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली अपना काम करवाते हैं बाय मीन ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। सो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड होते हैं वो लोग, बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ एसेंशली द क्रक्स की जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट सबके साथ कंसल्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन लिया जाता है, विच मीन्स जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू कंसल्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एक लॉट ऑफ लेवल को उनको कंसल्ट करना होता है, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की एडवाइस को सीक आउट करना होता है सो एज टू हैव द सजेशंस ऑल्सो। तो डेफिनेटली जब भी डिसीजन मेकिंग की बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड होती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कोई भी चीज़ को डिसाइड करना। सो जब भी मैनेजमेंट की बात होगी दैट वुड बी ओलिगरिक मैनेजमेंट, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑफ योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बट दिस इज़ समथिंग अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ थ्योरी में होता है, ये सिर्फ बुक्स में होता है, बट जब भी एक रियल काइंड ऑफ फंक्शनिंग होती है व्हेन वी टॉक अबाउट योर कंपनी बिजनेस तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अपनी ओनर्स का, जो भी कंपनी को के ओनर्स होते हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले करता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैनल जो होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, विच मीन्स दैट ओनर जो होगा वो एक इंसान नहीं होगा, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग शेयर्स को होल्ड करते हैं एंड उसके बाद नंबर ऑफ जो आपके ओनर्स होते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाते हैं इन केस ऑफ द कंपनी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या ओनर्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट अगर डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए या मैनेजमेंट की बात करी जाए या कंट्रोल की बात करी जाए सो जो ओनर्स होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रिलेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं जाते हैं, या जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड होता है, एज जो ओनर्स होते हैं वो अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं, अलग अलग इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, अदर नेशन के हो सकते हैं। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता है या ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, मिनिमल होता है, बट जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ ऑफ कोर्स इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म पे या डायरेक्ट फॉर्म पे रिलेट करते हैं विद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस।
तो जितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जो कि कंपनी के साथ रिलेट करती हैं, उतना ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय जो होगा वो ज़्यादा सैलरी को डिमांड करना चाहेगा। कंज्यूमर की बात करें तो डेफिनेटली वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को चाहेगा एट रीजनेबल प्राइजेस। शेयर होल्डर्स की बात करें तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उनको डिविडेंड या उनको रिटर्न अपने पैसों का ज़्यादा चाहिए होता है। सो जिसकी वजह से अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग इंटरेस्ट फैक्टर होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन सब के इंटरेस्ट को कॉमन फॉर्म पे या कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैनेज करना या ब्लेंड करना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। सो नाउ लेट्स कवर कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कैसे हैं, किस किस तरीके की होती हैं। So if I talk about a company form of business, then company can be established as a private company or a public company. Do remember कि अभी जो हमने पढ़ा है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, इट इज़ ऑल अबाउट योर पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी के फॉर्म पे हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी है। सो जब भी आपसे कंपनी के बारे में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपसे या तो प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है या तो पब्लिक के बारे में पूछा जा सकता है। एंड जैसे हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अभी पूरा फुल फ्लेज स्टडी करी, तो इट वाज ऑल अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर पब्लिक कंपनी। डू रिमेंबर दिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या होती हैं। एज अ टोल्ड यू कि कंपनी जो है या तो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। सो ये जो दो टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं उसको हम डिटेल फॉर्म पे अभी पढ़ लेते हैं, सो दैट आप इसे ज़्यादा रिलेट कर पाओ। सो प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी जिसमें कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है इट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, विच मीन्स अगर एक पब्लिक कंपनी होगी तो डेफिनेटली उसके जो मेंबर्स होंगे जो उसमें साथ में काम कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वो अपनी मेंबरशिप को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। विच मीन्स जो शेयर्स होते हैं आपके प्राइवेट कंपनी के वो ट्रांसफरेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड टू बी द मेंबर और टू होल्ड द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन को सफ़र करना पड़ेगा दैट आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। Next we have, it has a minimum of 2 and a maximum of 50 members excluding the present and past employees. So minimum number जो होंगे वो 2 लोग की requirement होगी when we are talking about a private company, and maximum could be और 50 members. थर्ड है इट डज़ नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। डू रिमेंबर कि एज पब्लिक कंपनी जो है उसी के साथ ये फीचर रिलेट करता है, बट प्राइवेट कंपनी जो होती है वो पब्लिक बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर वो पब्लिक बोरोइंग नहीं कर रही है, वो अपने ही फंड्स को मैनेज करती है, टैकल करती है, पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाती है। सो यहाँ पे वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। एट द सेम टाइम इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप ऑफ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, और टाइम टू टाइम इस अमाउंट ऑफ कैपिटल को आगे फर्दर री इन्वेस्ट किया जा सकता है। So it is necessary for a private company to use the word private limited after its name. So private company के लिए compulsive है कि वो अपने नाम की जो कंपनी का नाम होगा उसके बाद कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड गिवन होना चाहिए, वर्ड में गिवन होना चाहिए, उनके नाम में गिवन होना चाहिए। सो डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी है एक प्राइवेट कंपनी को फुलफ़िल करने के लिए। एट द सेम टाइम जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई जो कि एसेंशियल फीचर है आपकी प्राइवेट कंपनी का, अगर उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्राइवेट कंपनी ना माने या नहीं फॉलो करती है, तो डेफिनेटली एक प्राइवेट कंपनी को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो फॉर श्योर उनको वो ऑफर्स या वो प्रिविलेजेस यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाएंगे फर्दर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या फीचर्स हैं या क्या ऐसे प्रिविलेजेस हैं, क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को ही ऑफ़र किए जाते हैं, पब्लिक कंपनी को ऑफ़र नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले, एक प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म बाय ओनली 2 मेंबर्स वेयर 7 पीपल आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। तो इसका स्ट्रेट अभी मतलब है कि जो एक प्राइवेट कंपनी है वो 2 लोगों के साथ भी इनिशिएट कर सकती है अपना फंक्शनिंग को, बट अगर एक पब्लिक कंपनी है उसको डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट होगी दैट हैज़ टू बी 7 पीपल ऑल टुगेदर, सो हैज़ टू गिव अ स्टार्ट टू द मिनिमम नंबर। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, गिवन है देयर इज़ नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। एज हमने फीचर पढ़ा था प्राइवेट कंपनी का कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक बोरोइंग नहीं करती है, तो पब्लिक बोरोइंग अगर वो नहीं करती है तो डेफिनेटली उनको प्रोस्पेक्टस को भी इशू नहीं करना होता है। सो नाउ क्वेश्चन ओवर हियर अराइजेस दिस कि प्रोस्पेक्टस एक्चुअल में होता क्या है। सो प्रोस्पेक्टस बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि इन्वाइट करवाता है जनरल पब्लिक को सो एज टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो कि फुल फ्लेज पे
कंपनी की डिटेल्स को ऑफर करता है या बताता है या स्पेल आउट करता है टू द जनरल पब्लिक, सो दैट पब्लिक कैन मेक a decision whether they want to invest any money in this company or not. जो सो prospectus जो है वो सिर्फ एक पब्लिक कंपनी के लिए ही वैलिडेट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज पब्लिक कंपनी ही पब्लिक बोरोइंग करती है और प्राइवेट कंपनी एज पब्लिक बोरोइंग नहीं करती है. सो ये प्रिविलेज ऑफर किया गया है टू द प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो जो आपके प्राइवेट मेंबर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, उनको यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना होता है सो एज टू हैव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और वो अपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट या अलॉट कर सकते हैं. बट जब हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, सो डेफिनेटली पब्लिक कंपनी का जो भी इशूड साइज होगा उसका 90% जब तक जनरल फॉर्म पे उनको रिसीव नहीं हो जाता है तब तक वो अपनी कंपनी के शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हैं टू द जनरल पब्लिक. तो इस चीज़ से भी प्राइवेट कंपनी को फ्री कर दिया गया है. नेक्स्ट जो प्रिविलेज ऑफर किया गया है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच मीन्स दैट एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड फर्दर amended in the year 2013, as I told you earlier also कि रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सिव है. यू पीपल हैव टू गो थ्रू सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो कि ज़रूरी होगा सो एज टू गिव अ स्टार्ट टू एनी फॉर्म ऑफ कंपनी बिजनेस. सो जब हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी जो है उसको कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को गो थ्रू करना पड़ता है, विच मीन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके बाद उसको मिलने के बाद ही वो अपना बिजनेस को स्टार्टअप करना पड़ता है, कर सकता है ईजिली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, डेफिनेटली दे हैव टू क्रॉस other two levels so as to get the certificate of commencement और तभी जाके उनका बिजनेस स्टार्टअप होगा. सो प्राइवेट कंपनी को लेस लीगल फॉर्मेलिटीज को गो थ्रू करना पड़ता है, whereas पब्लिक कंपनी को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज को गो थ्रू करना पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स एज अगेंस्ट अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी. तो इस चीज़ के लिए भी फ़ायदा मिल रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसके पास एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम नंबर पे, एंड अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी 3 in number. Next is a private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in case of public company. So जो public company है उसको अपने members की पूरी listing, पूरी details को maintain करना पड़ता है throughout, whereas private company के ऊपर as such कोई legal implication नहीं है इस चीज़ का. Next is there is no restriction on the amount of loan to directors in a private company. Therefore, there is no need to take permission from the government for granting the same as it is required in case of public company. So public company को अगर अपने directors को कोई पैसा देना है तो in the form of loan of course, तो at first they have to take the permission from the government regarding the same, regarding the acceptance of the same. But ऐसा कोई restriction नहीं है in case of your private company. A private company is free to offer the amount of loan to its own directors without consulting the government. सो ये कुछ बेनिफिट्स थे, ये थे कुछ प्रिविलेजेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी को ऑफर किया जाता है ओवर एंड अबव योर पब्लिक कंपनी. सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं पब्लिक कंपनी क्या है. अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी ऑफ कोर्स. बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे कोटेड है कि एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो ऑफ कोर्स एक प्राइवेट कंपनी नहीं है. एंड एज पर कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी वो होती है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, कम से कम उसका जो पेड अप कैपिटल होता है दैट हैज़ टू बी 5 lakhs, और टाइम टू टाइम वो इसको ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है. एंड इट हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 members एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर्स. मतलब कि अगर एक पब्लिक कंपनी को आपको इनिशिएट करना है तो यू नीड 7 members इन द मिनिमम फॉर्म, एंड मैक्सिमम मेंबर्स की कोई एज सच कन्फाइंड लिमिट नहीं है. नेक्स्ट इज इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, विच मीन्स अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज द मेंबर और एज द शेयर होल्डर, एंड इफ यू रियली डोंट वांट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फर्दर फ्यूचर टाइम, सो आप यहाँ पे अपने शेयर्स को डेफिनेटली इन द मार्केट सेल ऑफ कर सकते हो और अपना जो कैश है उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो या रीजनरेट कर सकते हो. सो दिस इज़ अगेन वन बेनिफिट जो कि आपको ऑफर किया जाता है बाय मीन ऑफ पब्लिक कंपनी. एंड नेक्स्ट इज public company is not prohibited from inviting the public to subscribe to its shares capital or public deposit, which means public company जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही यहाँ पे जो public company है वो public borrowing ईजिली कर सकती है, external borrowing ईजिली कर सकती है. जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर restrictions होते हैं regarding the invitation to the public so as to subscribe for the shares इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. सो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है वो फ्रीली ईजिली इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को, जनरल इन्वेस्टर्स को, सो एज टू सब्सक्राइब फॉर देयर शेयर एंड सो एज टू डिपॉजिट द मनी एज अ फॉर्म ऑफ योर पब्लिक डिपॉजिट.
ओके, एज हमने जैसे डिस्कस किया है टाइम आफ्टर टाइम दैट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी completed एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो फॉर्मेशन जो है वो आपके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, डेफिनेटली द पर्सन हैज़ टू गो थ्रू सम लीगल स्टेप्स और द फॉर्मेलिटीज़ और द प्रोसीजर जो कि ज़रूरी है कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए. तो इसको हम लोग डेफिनेटली एक अलग ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में गिवन है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. तो इस फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या नॉर्म्स हैं, डेफिनेटली उसको हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट ट्यूटोरियल में, डिफरेंट सेगमेंट में आगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स. बट अगर मुझे कंक्लूड करना हो अबाउट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, सो आई वुड डेफिनेटली कोट दिस कि ऑन इवैल्यूएटिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, it can be said that it is a type of organization जहाँ पे suitable है large scale manufacturing या trading करना, and which not only requires huge financial resources but of course professional expertise so as to run the business effectively and efficiently. So आज के tutorial में I had duly covered the company form of business in complete manner, and यहाँ पे हमारा chapter number 2 wind up होता है. But definitely as I told you कि आपके बिजनेस के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जो है वो भी पार्ट है, एसेंशियल रोल प्ले करता है. बट दिस इज़ समथिंग जो कि हम लोग अलग ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. सो जो फॉर्म्स हैं उसको हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. थैंक यू सो वेरी मच.